बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और महमद की सीरीज़ की जैसा कि मैंने अभी तक के 7 वीडियोस बना के इसकी 7 एपिसोड्स की लिंक्स आपसे शेयर कर दिए हैं। और आज की एपिसोड नंबर 8 और लास्ट एपिसोड इस सीज़न की जो है उसकी वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड फ्री में इंग्लिश सबटाइटल्स में देख सकते हैं। तो आज की किस्त की अगर बात की जाए तो किस्त जो है वो स्टार्ट होती है जैसा कि जेनी खातून जो शाहआना के ख़िलाफ़ जो जाल बिछाती हैं, उससे मैं शहज़ादे महमद हर चीज़ से बाखबर होते हैं और उनको दाई पे ऑलरेडी शक होता है और वो शाहआना को जेनी खातून से बचा लेते हैं। और साथ ही साथ स्टीफन को भी कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने शहज़ादे अलाउद्दीन को शहीद कर दिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा भी शहज़ादे अलाउद्दीन को लेकर आके तमाम सिपाहियों के दरमियान लेकर आ रहे हैं। अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि अहवाज के कत्ल के बाद किसी न किसी को उन्होंने उसकी जगह यानी शारी का जो कमांडर है वो बनाना था, तो अब्बास को उसके लिए जंदाली खलील पाशा ने मुंतखब किया था। और वहीं पे हम देखते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म आज अपने कमरे में कोई ना कोई मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, जहाँ पे वहीं पे हमें शाहआना खातून दोबारा उनकी खिदमत में हाज़िर होती हैं और उनसे पूछती हैं और उनको तमाम जो हालात होते हैं वो बताती हैं कि जेनी खातून की तमाम साजिशों के बारे में उनको बाखबर करती हैं। और ये भी बताती हैं कि जेनी खातून ने उनको कत्ल करने की कोशिश की और शहज़ादे महमद की वजह से ही वो बच पाई है, वरना हो सकता था कि जेनी खातून उनको कत्ल कर देती। तो इस पर सुल्तान मुराद उनसे मिलने के लिए यानी कि जेनी खातून से मिलने के लिए ज़िंदान में जाते हैं और उनसे इन तमाम बातों का सबब पूछते हैं। तो आगे से जेनी खातून इस बात का जिक्र करती हैं कि मैं इस बात से हसद रखती थी कि कोई भी आपको कोई मेरे से मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें की हैं। वहीं पे शहज़ादे महमद, जैसा कि आपको मालूम है कि शहज़ादे महमद अब तमाम तफसीलात ढूंढने के लिए आयवाज़ और फिरोज़े जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे जाते हैं और उनके कमरे की जाकर तलाशी लेते हैं। जबकि जंदाली खलील पाशा तमाम जनी सिपाहियों को इकट्ठा करके वहीं पे एक तकरीब मुनक्कद करना चाहते हैं ताकि अब्बास आगा को वहाँ पे उनका कमांडर मुंतखब कर दिया जाए। लेकिन अब्बास आगा वहाँ पे मौजूद नहीं होते क्योंकि जो महमद हैं उनको शक होता है कि जो अब्बास आगा हैं, क्योंकि वो अब नए कमांडर बने हैं, तो आयवाज़ की जगह लेने के लिए उन्होंने ही हो सकता है आयवाज़ को कत्ल किया हो। वहीं पे सुल्तान मुअज़्ज़म और ज़ानोस पाशा आपस में बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, जहां पे ज़ानोस पाशा सुल्तान मुअज़्ज़म को तमाम सारे इत्तफ़ाक़ जो कि उन्होंने हंगारियन और तमाम पापा हजरात ने पादरियों ने कायम किया उसके बारे में बाखबर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जंदाली खलील पाशा अब्बास की गैर मौजूदगी में अब्बास आगा की गैर मौजूदगी में किसी और को है उनका कमांडर बना देते हैं। और तभी जो है शहज़ादे महमद भी वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं क्योंकि अब्बास आगा से उन्होंने कुछ सवालात किए होते हैं और उसके बाद वो जंदाली खलील पाशा के पास ही पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने आयवाज़ को कत्ल करने से पहले उसका नाम जो कापी से यानी कि जो मकतब उन्होंने पहले दिखाई थी अब्बास को उससे हटाया था या नहीं हटाया था। क्योंकि जनीशरी में एक कायदा था कि जब तक उसका नाम अगर आपने जनीशरी की किताब से उसका नाम ख़त्म कर दिया है यानी सफ़ा फाड़ दिया है तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते और ना ही आप उसको कोई सज़ा दे सकते हैं। फिर इसके बाद वहीं पे हम देख सकते हैं कि जो शहाबुद्दीन पाशा हैं वो अलाउद्दीन शहज़ादे अलाउद्दीन को लेकर पायताख्त में आ जाते हैं और इसी के बारे में शहज़ादे महमद को भी बाखबर किया जाता है जो कि उस वक़्त यानी शहर के दरमियान होते हैं और खलील पाशा भी वहीं पे होते हैं। और ये दोनों यह खबर सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुल्तान मुअज़्ज़म भी अपने कमरे में ही होते हैं और उनके मुताबिक भी शहज़ादे अलाउद्दीन कारमानोलू की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन पाशा उनकी हुजूर में भी पेश होते हैं और उनको भी इन तमाम हालात से बाखबर करते हैं कि अलाउद्दीन की वो हिफाजत नहीं कर पाए और अलाउद्दीन शहीद हो चुके हैं। और उस पर हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिएक्शन सुल्तान मुअज़्ज़म ने दिया था, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि औलाद का दुख सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पे हम देख सकते हैं कि शहज़ादे की जो बॉडी है वो सहन में लगाई जाती है, जहाँ पे सुल्तान मुअज़्ज़म पे तशरीफ़ लाते हैं और सुल्तान मुअज़्ज़म को जैसा कि उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है
और ऐसा हकीकत में भी होगा, क्योंकि कहते हैं कि सुल्तान मुराद ने सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन से ही प्यार करते थे और उन्होंने वसीयत भी की थी कि अगर मैं अब मेरे मरने के बाद मुझे अलाउद्दीन के साथ ही दफन किया जाए, किसी और बेटे के साथ नहीं दफन किया जाए। और यही आप देख सकते हैं कि वो शहजादे अलाउद्दीन के पास आते हैं और अलाउद्दीन का चेहरा भी देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बात की कि सबसे ज़्यादा वो अलाउद्दीन को ही पसंद करते थे, तो इसका जो इस वाले अपने इस अलाउद्दीन बेटे का जो दुख है वो उनका दिल पे बहुत ज़्यादा भारी बोझ की तरह उतरा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो इस बोझ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो तमाम लोगों के दरमियान और तमाम पाशा के दरमियान यानी शरी के दरमियान होते हैं, वहीं पे वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। और वहीं से उस वहाँ से गिरने के बाद वो दोबारा बाहर निकल जाते हैं, तख्त से दूर चले जाते हैं और अपने बेटे की यादों में जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिताए होते हैं वहीं पे जाते हैं और तख्त और ताज दोनों को छोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबको ये खदशा होता है कि इस तमाम खदशात में, जैसा कि तैमूरी और इसके साथ साथ जो हंगारियन इत्तफाक है, दोनों तरफ से सुल्तनत उस्मानिया को घेरे हुए थे, वहीं पे उन्होंने ऐसा फैसला सुल्तान मुराद का सल्तनत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक दफ़ा वो अक्षमसुद्दीन को सुल्तान मुअज़्ज़म के पास भेजते हैं ताकि वो अपना फैसला तब्दील कर सके और वापस तख्त पर आ बैठे और इन तमाम मामलात को संभालें, क्योंकि उनके पास सिर्फ शहजादे महमद ही बचते थे जो तख्त पर बैठ सकते थे और उनके अलावा कोई नहीं था। और वहाँ पे जो सुल्तान मुराद है वो कहते हैं कि मुझे आप अक्षमसुद्दीन अपनी दरगाह में कबूल कर लें और मैं सारी ज़िंदगी आपका जिक्र करते हुए गुजार दूंगा। लेकिन आगे से वो अक्षमसुद्दीन भी यही कहते हैं कि आपका एक दिन जो अगर आप अदालत के साथ गुजारते हैं वो हमारी 1000 साल के जिक्र से बेहतर है, 100 साल के या 1000 साल के जिक्र से बेहतर है। इसके बाद खलील पाशा शहजादे महमद तक पहुंच जाते हैं और उनका, जैसा कि वो आपको नज़र भी आ रहा है, उसको उनको सुल्तान बनाने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ बाज़ंतीनी इत्तफाक और एक तरफ तैमूरी थे। उस वक़्त में 12 साल की उम्र में शहजादे महमद तख्त पर बैठते हैं और इसी बातों का जिक्र वो एंड के सीन्स में भी किया जाता है और शहजादे महमद की तख्त नशीनी दिखाई जाती है। और सल्तनत उस्मानिया में ये एक ही सुल्तान थे जो कि तारीख़ में 2 दफ़ा सुल्तान बने थे, एक दफ़ा बचपन में यानी कि 12 साल की उम्र में, और उसके बाद कुछ हफ्ते बाद सुल्तान मुराद दोबारा वापस आ गए थे और उसके बाद ये दूसरी दफ़ा सुल्तान बने थे। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जब सुल्तान बने थे तो उन्होंने कुस्तुनतुनिया की तरफ अपना सफ़र जारी किया था। और अगर हम इस किस्त पर भी गौर करें तो हम कह सकते हैं कि सुल्तानों की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके कई दफ़ा बेटे कत्ल कर दिए जाते, कई दफ़ा एक ऐसा दौर भी आया था जहाँ पे सुल्तान के जो भाई होते थे उनको खुद कत्ल कर दिया जाता था। ये काफ़ी मुश्किल है सल्तनत और सुल्तान बनना भी। 8वीं किस्त के लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जहाँ पे आप जाकर नई किस्त को 8वीं एपिसोड को देख सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।